क्लास 12th फिजिक्स के अंतर्गत अब हम देखेंगे आइंस्टीन का प्रकाश विद्युत समीकरण। विकिरण और द्रव्य की जो द्वैत प्रकृति है, ड्यूल नेचर है, उस चैप्टर के अंतर्गत ये आइंस्टीन का प्रकाश विद्युत समीकरण। पिछले वीडियो में हमने फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, प्रकाश विद्युत प्रभाव आदि के बारे में पढ़ा था। उसी की व्याख्या आइंस्टीन ने की और अपना प्रकाश विद्युत समीकरण दिया, और ये दिया उन्होंने प्लांक के क्वांटम सिद्धांत के आधार पर दिया। हमें पता है कि प्लांक का क्वांटम सिद्धांत क्या कहता है कि प्रकाश जो है वो विकिरण ऊर्जा के रूप में उसके छोटे छोटे पैकेट्स के रूप में चलता है, और एक पैकेट को हम कहते हैं एक फोटॉन। मतलब हम कह सकते हैं कि प्रकाश विकिरण ऊर्जा के छोटे छोटे बंडलों या पैकेट, जिन्हें हम क्वांटा या फोटॉन कहते हैं, उनसे मिलकर बना होता है। और एक फोटॉन में कितनी ऊर्जा होती है? h न्यू ऊर्जा होती है। h क्या है यहाँ पे? प्लांक नियतांक है, और न्यू विकिरण की आवृत्ति है। तो ये प्लांक नियतांक का मान हमें पता है 6.6 × 10⁻34 जूल सेकंड होता है, और ये एग्ज़ाम में पूछा भी जाता है इसकी वैल्यू को, 6.6 × 10⁻34 जूल सेकंड, और न्यू विकिरण की आवृत्ति है। अब होता क्या है, आइंस्टीन ने बताया। उन्होंने कहा कि जैसे कोई फोटो सेंसिटिव सरफेस है, जैसे कोई धातु है, मेटल है, तो उसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है। अब वो क्या होता है कि जब कोई फोटॉन इस धातु की सतह पर आपतित होता है, तो h न्यू ऊर्जा का फोटॉन धातु की सतह पर अगर आपतित हुआ है, तो उसकी जो एनर्जी होती है वो एनर्जी दो तरह से खर्च होती है। मतलब वो जब भी h न्यू ऊर्जा का फोटॉन आएगा और वो धातु में उपस्थित जो मुक्त इलेक्ट्रॉन है, जिसको हम कहते हैं बाउंड इलेक्ट्रॉन, उससे इंटरेक्ट करता है ना, उससे संपर्क करता है, तो उसकी जो एनर्जी है वो दो तरीके से खर्च होगी। मतलब ये जो h न्यू ऊर्जा है ये कुल मिलाकर दो तरीके से खर्च होगी। अब दो तरीके से कैसे खर्च होगी? एक तरीका तो ये होगा कि ये इसको धातु की सरफेस पर लाने में एक एनर्जी का एक हिस्सा इसका खर्च होगा। मतलब फोटॉन की जो एनर्जी है उसका एक भाग तो जो है धातु की सतह से इलेक्ट्रॉन को हटाने में, मतलब लिबरेट करने में व्यय होगा, और इसको हम बोलेंगे धातु का कार्यफलन, कि इलेक्ट्रॉन को लिबरेट करने में ये व्यय होगा। तो ये धातु के कार्यफलन या वर्क फंक्शन φ0 के या φ0 के बराबर होता है। एक्चुअल क्या होता है कि ये कार्यफलन ऐसी एनर्जी है जो इलेक्ट्रॉन को हटाने के लिए आवश्यक है, तो वो एक हिस्सा तो उसमें खर्च हो जाएगा इलेक्ट्रॉन को लिबरेट करने में। तो एक तो इलेक्ट्रॉन को लिबरेट करने में, अब जो बची हुई जितनी भी ऊर्जा है उसका जो शेष भाग है, मतलब वो एनर्जी का, जो फोटॉन की एनर्जी का जितना भी भाग अब बचा है φ0 के अलावा, वो सब उसको काइनेटिक एनर्जी दे देगा। मतलब अधिकतम गतिज ऊर्जा देने में खर्च हो जाएगा। किसको? प्रकाश इलेक्ट्रॉन को, फोटो इलेक्ट्रॉन को। तो ये फोटो इलेक्ट्रॉन जो है अधिकतम गतिज ऊर्जा से बाहर हो जाएगा। और ये जो हमें पता है कि गतिज ऊर्जा क्या होती है, ½mv² होती है। तो यहाँ पर आप kmax क्यों लिख रहे हैं? क्योंकि अधिकतम गतिज ऊर्जा, बचा कुचा सब इस गतिज ऊर्जा में चला गया, तो इसको ½mv² मैक्स लिखेंगे। m क्या है? m यहाँ पर उत्सर्जित प्रकाश इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान है, और v मैक्स उसका वेग है। ओके, अब हम समझ गए कि ऊर्जा संरक्षण के नियम से ये h न्यू के दो टुकड़े हुए हैं, मतलब दो भागों में h न्यू व्यय हुई है, एक तो φ0 और एक k मैक्स। तो ऊर्जा संरक्षण के नियम से हम समझ गए कि जो इंसिडेंट फोटॉन है, उस इंसिडेंट फोटॉन की जो एनर्जी है, मतलब आपतित फोटॉन की जो एनर्जी है, वो एक तो वर्क फंक्शन कार्यफलन में गई है, व्यय हुई है, और दूसरी इलेक्ट्रॉन को अधिकतम गतिज ऊर्जा देने में व्यय हुई है। और यहीं से आइंस्टीन समीकरण की हमारी बात आ जाएगी, और उसके बाद हम इसकी व्याख्या को समझ पाएंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो हमने ऊर्जा संरक्षण के नियम से ही हम लेकर चलेंगे इसे। तो ऊर्जा संरक्षण के नियम से हम कहते हैं कि इंसिडेंट फोटॉन की जो एनर्जी है h न्यू, वो φ0 और k मैक्स के इक्वल है। मतलब आपका जो h न्यू = φ0 + k मैक्स, मतलब आपतित फोटॉन की जो ऊर्जा है वो कार्यफलन और इलेक्ट्रॉन की अधिकतम गतिज ऊर्जा के बराबर है। ठीक है, चलिए अब हमें क्या करना है कि यहाँ पर आप इस k मैक्स की वैल्यू भी रख दीजिए, ½ mv²max। तो ये भी लिख दीजिए। तो ये h न्यू = हो जाएगा φ0 + ½ mv²max। अब यहाँ से हम एक बात कहने जा रहे हैं, वो ये है कि चलिए ½ mv²max की वैल्यू भी निकाल लीजिए। तो ये हो जाएगा h न्यू - φ0। ठीक है, इसको इक्वेशन नंबर 1 कर दीजिए। आप यहाँ भी कर सकते थे, यहाँ कर लीजिए। चलिए,
तो हाफ एम वी स्क्वायर मैक्स इजिकल टू एच न्यू माइनस फाइव नॉट, या ऐसा भी लिख सकते थे कैम एक्स इजिकल टू एच न्यू माइनस, मतलब इसी की जगह तो इसको लिखा है ना, तो यहाँ कैम एक्स भी लिख सकते हैं, हाफ एम वी स्क्वायर मैक्स भी लिख सकते हैं, तो एच न्यू माइनस फाइव नॉट। ठीक है, अब एक बहुत महत्वपूर्ण बात हम लेके चल रहे हैं कि यदि ऐसा हो जाता कि न्यू इज इक्वल टू न्यू जीरो हो जाता, मतलब ये जो आपतित फोटोन है इसकी आवृत्ति देहली आवृत्ति के बराबर हो जाती, केवल देहली आवृत्ति के ही बराबर रहती। ठीक है ना, देहली आवृत्ति मतलब देहली आवृत्ति वो न्यूनतम आवृत्ति है जो इलेक्ट्रॉन उत्सर्जन के लिए जरूरी है। तो अगर ये आपतित फोटोन की आवृत्ति केवल देहली आवृत्ति के ही बराबर हो जाती तो फिर ऐसे में क्या होता, उस स्थिति में इलेक्ट्रॉनों को ये जो अधिकतम गतिज ऊर्जा है ये नहीं मिल पाती। क्यों? क्योंकि फाई नॉट की जो वैल्यू है वो एच न्यू नॉट है ना, मतलब या एच न्यू जीरो है, तो वो तो फिर केवल कार्यफलन देने में ही खर्च हो जाती। तो ऐसे में ये हाफ एम वी स्क्वायर मैक्स तो आपका होता ही नहीं, मतलब इसकी वैल्यू क्या हो जाती, ज़ीरो हो जाती। तो जब आपतित फोटॉन की आवृत्ति देहली आवृत्ति के बराबर होती है तो इलेक्ट्रॉनों की जो अधिकतम गतिज ऊर्जा का मान है वो शून्य हो जाता है। उसका कारण ये कि जब आप आपतित फोटॉन की आवृत्ति को देहली आवृत्ति के बराबर बताते हैं तो ये आपतित फोटॉन की जो ऊर्जा है वो देहली ऊर्जा के बराबर होती है, मतलब एच न्यू इज इक्वल टू हो जाता है एच न्यू नॉट। ठीक है, मतलब ऐसे में आपका ये जो एच न्यू है ये फाई नॉट के बराबर हो गया। तो जब ये दोनों बराबर हो गए तो इसको तो कुछ मिला ही नहीं, तो ऐसी परिस्थिति में इसका मान क्या हो गया, ज़ीरो हो गया। तो अगर ऐसी परिस्थिति बन जाती है तो फिर आप इसमें वापस वैल्यू पुट करके देख लीजिए, तो क्या होगा, देखिए आप, ये वाली वैल्यू आपकी ज़ीरो हो गई, तो ये और इसके प्लेस पर न्यू के प्लेस पर आप लिख दीजिएगा न्यू नॉट। तो समीकरण एक का रूप क्या हो जाएगा, देखिए आप, इसके प्लेस पर क्या हो गया, ज़ीरो हो गया, न्यू के प्लेस पर आपने लिख दिया न्यू नॉट, है ना, मैं तो न्यू ज़ीरो ही बोलता हूँ, तो न्यू नॉट बोल दीजिएगा, तो एच न्यू नॉट माइनस फाई नॉट। ठीक है, या एच न्यू जीरो माइनस फाई जीरो। ठीक है, अब ये आपने क्या किया, ये इसके प्लेस पर ये लिख दिया, न्यू के प्लेस पर न्यू नॉट, तो हाफ एम वी स्क्वायर मैक्स के प्लेस पर ज़ीरो हो गया, इस इक्वेशन एक का रूप ही हो गया। तो यहाँ से आपने देखा कि ये जो एच न्यू नॉट है फाई नॉट के इक्वल हो गया। मतलब अगर ऐसी कोई परिस्थिति बनती है तो हमने तो समझ लिया ना कि ये जो फाई नॉट है एच न्यू नॉट के इक्वल होगा। हमने इसको कब समझा, जब हमने देखा कि ये आपका जब न्यू इज इक्वल टू न्यू नॉट तो ये ज़ीरो हो जाता है। तो ऐसी परिस्थिति के अंदर क्या होता है कि जब आप ये वैल्यू को वापस पुट करते हैं तो एच न्यू नॉट इज इक्वल टू फाई नॉट हो जाता है। ये वाला वापस आप यहाँ रख दीजिए, तो आपको फाई नॉट मतलब आपको ये जो कार्यफलन है इसकी वैल्यू को यहाँ आप पुट कर दीजिए, तो कार्यफलन का मान आप यहाँ रख दीजिए, तो क्या परिस्थिति बन जाएगी, समीकरण एक से हाफ एम वी स्क्वायर मैक्स इज इक्वल टू एच न्यू माइनस एच न्यू नॉट। अब आप देख लीजिए, ये बिल्कुल स्पष्ट हो गया कि ये जो गतिज ऊर्जा आपको मिलने वाली है, ये गतिज ऊर्जा इस एनर्जी और इस एनर्जी का मतलब एच न्यू और फाई के डिफरेंस के बराबर है, फाई नॉट के। मतलब ये ई जो है, ई इज इक्वल टू एच न्यू नॉट है, एच न्यू है, सॉरी, ई इज इक्वल टू एच न्यू है, ये फोटॉन की ऊर्जा है। इस फोटॉन की ऊर्जा में से अगर आप ये कार्यफलन वाली ऊर्जा को घटा दें तो आपको बची हुई सारी ऊर्जा आपकी जो है वो मैक्सिमम ऊर्जा है, मतलब आपकी अधिकतम गतिज ऊर्जा है इलेक्ट्रॉनों की। तो ये हो गया हाफ एम वी स्क्वायर मैक्स इज इक्वल टू एच न्यू माइनस एच न्यू नॉट। एच कॉमन ले लीजिए, तो ये हो जाएगा हाफ एम वी स्क्वायर मैक्स इज इक्वल टू एच न्यू माइनस न्यू नॉट। और यही आपका आइंस्टीन का प्रकाश विद्युत समीकरण है। अगर आप चाहते हैं कि ये हाफ एम वी स्क्वायर में नहीं लिखें मैक्स में और इसको के मैक्स में लिखें तो आप के मैक्स में लिख दीजिएगा, तो ये हो जाएगा आपका, इस समीकरण का रूप इस तरीके से हो जाएगा के मैक्स इज इक्वल टू एच न्यू माइनस न्यू नॉट। और यही आपकी जो समीकरण आप कह रहे हैं, यही समीकरण आपकी 2 नंबर समीकरण जो हम कह रहे हैं, ये आइंस्टीन का क्या है, प्रकाश विद्युत समीकरण है। अब मैं बहुत मज़ेदार कंक्लूज़न आपको बता रहा हूँ, आप जाइएगा मत। वो ये है कि ये जो प्रकाश विद्युत समीकरण आया है, इस प्रकाश विद्युत समीकरण से आप प्रकाश विद्युत उत्सर्जन के नियमों की व्याख्या भी आइंस्टीन ने की थी। उन्होंने कहा कि एक फोटॉन है तो एक फोटॉन केवल एक ही इलेक्ट्रॉन को अपनी ऊर्जा देगा। ध्यान रखिएगा, एक फोटॉन केवल एक ही इलेक्ट्रॉन को अपनी ऊर्जा देगा। तो यदि आपतित होने वाले फोटॉनों की संख्या बढ़ाई तो डेफिनेटली क्या होगा, उसी रेशो में उत्सर्जित होने वाले प्रकाश इलेक्ट्रॉनों की संख्या भी क्या होगी, बढ़ेगी। क्योंकि 1 1 2 2 10 10 100 100, समझ में आ रहा है आपको। तो यहाँ होगा कि आपतित फोटॉनों की संख्या बढ़ाने पर उत्सर्जित प्रकाश इलेक्ट्रॉनों की संख्या भी बढ़ेगी। मतलब ये हुआ कि जो प्रति सेकंड उत्सर्जित होने वाले जो इलेक्ट्रॉनों की संख्या है वो आपतित होने वाले फोटॉनों की संख्या अर्थात विकिरण की तीव्रता पर निर्भर करेगी। और ये प्रकाश विद्युत उत्सर्जन में
हमने इसके नियम में समझा था कि जो प्रति सेकंड धातु पर आपतित होने वाले जो फोटानों की संख्या है या कहें कि विकिरण की तीव्रता है, तो वो उस पर कौन डिपेंड करेगा? उस पर डिपेंड कौन करेगा? प्रति सेकंड उत्सर्जित होने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या। तो सरल शब्दों में हमने इसको कहा कि प्रति सेकंड उत्सर्जित होने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या प्रति सेकंड धातु पर आपतित होने वाले फोटानों की संख्या पर निर्भर करती है, अर्थात विकिरण की तीव्रता पर निर्भर करती है। दूसरी बात हम यहाँ ये देख रहे हैं कि जब ये न्यू जो है इस न्यू नॉट से छोटा हो जाता है, अगर ऐसा हो जाए कि न्यू इज़ लेस देन न्यू नॉट, तो के मैक्स नेगेटिव हो जाएगा, जो कि संभव नहीं है। इसका मतलब क्या हुआ कि जो भी आपका जो इंसिडेंट फोटान है या आपतित फोटान है, उसकी आवृत्ति को देहली आवृत्ति से अधिक होना चाहिए, मतलब न्यू नॉट से ज़्यादा होना चाहिए। न्यू को ऑलवेज न्यू नॉट से ज़्यादा होना चाहिए, मतलब जो आपतित फोटान की आवृत्ति है उसको देहली आवृत्ति से अधिक होना चाहिए, या दूसरे शब्दों में कहें कि आपतित फोटान की जो ऊर्जा है उसको इस देहली ऊर्जा या यूं कहें कार्यफलन से अधिक होना चाहिए। फिर इसके बाद में एक और जो महत्वपूर्ण बात हम कह सकते हैं कि जो न्यू नॉट है वो तो एक कांस्टेंट राशि है ना, तो ऐसे में क्या है, वो हर धातु के लिए उसका मान फिक्स है। तो फिर ऐसे में क्या होगा कि जो आपका ये जो इक्वेशन है, अगर इस इक्वेशन को हम देखें तो इसमें हमको लग रहा है कि ये अगर कांस्टेंट है तो डेफिनेटली ये वाली जो वैल्यू है ये इसके प्रोपोर्शनल है, मतलब ये जो हाफ mv² है ये प्रोपोर्शनल है किसके? न्यू के, क्योंकि न्यू नॉट कांस्टेंट है तो हाफ mv² प्रोपोर्शनल है न्यू के। इसका मतलब क्या हुआ कि जो उत्सर्जित प्रकाश इलेक्ट्रॉन है उनकी गतिज ऊर्जा किस पर डिपेंड कर रही है? आपतित विकिरण की आवृत्ति के अनुक्रमानुपाती है, ठीक है ना। तो हम समझ गए कि ये जो उत्सर्जित इलेक्ट्रॉनों की जो गतिज ऊर्जा है वो आपतित विकिरण की आवृत्ति के अनुक्रमानुपाती है, और यही प्रकाश विद्युत उत्सर्जन का नियम भी है। तो यहाँ इस बात को भी हमने समझ लिया। और अगर आपने ऐसे में क्या कर लिया कि आप कहेंगे कि वो आवृत्ति के अनुक्रमानुपाती है, तो क्या तीव्रता पर भी डिपेंड करेगी क्या उत्सर्जित प्रकाश इलेक्ट्रॉनों की गतिज ऊर्जा? तो नहीं करेगी। अगर आपने यहाँ पर फोटॉन्स की संख्या बढ़ा भी दी, चलिए थोड़ी देर के लिए आपने फोटॉन्स की संख्या बढ़ा भी दी, लेकिन हर एक फोटॉन की ऊर्जा तो वही है ना, तो वो तो फिर इसका मतलब ये हुआ कि तीव्रता पर डिपेंड नहीं कर रही है। और सबसे आखिरी और महत्वपूर्ण बात कि ये जो ट्रांसफ़र ऑफ एनर्जी होता है इसमें कोई टाइम लेगिंग नहीं है, मतलब बहुत अत्यल्प है, बिना काल पश्चता के ऊर्जा का स्थानांतरण होता है। मतलब ये जो प्रकाश विद्युत उत्सर्जन की ये जो परिघटना है जिसमें इंसिडेंट फोटॉन और आपका फोटो इलेक्ट्रॉन का निकलना, ये एक इलास्टिक कोलिजन टाइप है, मतलब इसमें एक सिंगल इवेंट के रूप में ये होता है, और इसमें कोई भी टाइम लेगिंग या यूँ कहें बिना काल पश्चता के, या यूँ कहें कि बहुत बहुत कम, बहुत अत्यल्प काल पश्चता या टाइम लेगिंग के ये ट्रांसफ़र ऑफ एनर्जी संभव हो पाता है। तो इस तरीके से आइंस्टीन ने प्रकाश विद्युत समीकरण देकर प्रकाश विद्युत उत्सर्जन के नियमों की व्याख्या की।